हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ पढ़ेंगे उसमें आज, और यूज़ टू पढ़ेंगे, और यूज़ टू को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डीपली में। चलिए, इससे पहले हम लोग डेली जैसे वोकैब कर रहे थे उस वोकैब को पढ़ेंगे। शुरुआती मैं नीचे वाले वर्ब से मतलब बहुत सारे वर्ड से करूँगा। देखो, कस्टम और हैबिट में फ़र्क होता है। देखो, किसी इंसान का अगर आदत होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक देन होता है, जैसे सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है। जब किसी इंसान की आदत हो तो उसको हैबिट कहना। हो सकता है कहीं सोसाइटी ने ये आदत बना रखा है कि मालूम चला देखोगे कई जगह पे होता है ना कि कोई आया तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम करना, ये करना कि बड़े लोग आए हैं, तो उस आदत को, सामाजिक आदत को कहने के लिए उसके लिए लगाओगे हैबिट, नहीं कस्टम कहना, कि समाज का आदत है। समाज की आदत मतलब समझ रहे, यानी देखोगे आप ज़्यादातर जहाँ शादी हो जाए, लड़कियों का अगर शादी हो जाए तो वो ज़्यादातर ससुराल में ही अपना मतलब टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वहीं ज़्यादातर स्पेंड करते कि नहीं करते, होता है कि नहीं। अगर ससुराल से कभी वापस नहीं आ जाए, एक आध महीना रह जाए, तो समझ जाओ सब लोग पड़ोसी कब जाए तो कब जाए, तो ऐसा होता है कि नहीं होता। ये सोसाइटी चलता है ना गाँव देहात में, उसी को कहते हैं, मतलब जो रिवाज बन चुका है सोशल समाज का, वो हैबिट, उसको कहेंगे सीधा सीधा कस्टम। और जो इंसानों का आदत होता है उसको कहेंगे हैबिट। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? हाँ बोलो। नहीं, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, सीधा सीधा ये समझ। हाँ, तो कस्टम जो मतलब सिस्टम चलाया रिवाज पहले से, उसी को कहते हैं। समझ में आया? तो समझ जाना वही कस्टम है। क्लियर? समझ जाना आदत है, कहाँ सामाजिक का या कोई सोशल इवेंट का, कहीं जगह पे इंसान का अगर आदत रहे तो सिर्फ हैबिट लिख के छोड़ेंगे, जिसको आप क्या कहोगे पर्सनल यूजेस के तरह आएगा। और कस्टम अगर लिख दे तो समझ जाना किसी सोशल यूजेज है, सामाजिक नियम है, जिसको आप रिवाज कहते हो, यहाँ का रिवाज ऐसा चलता है, ऐसा कहते हो नहीं कहते, उसको क्या कहोगे कस्टम। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, पक्का ना? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके अलावा आते हैं यहाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से आओ। एक होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सब का मतलब समझते हो, जो नाइस और रिस्पेक्टेबल इंसान होता है उसको कहते हैं सब। समझ पा रहे? डिसेंट, जिसमें कोई भी दाग ना हो, एकदम साफ़ सुथरा। समझ पा रहे? आप लोग भी डिसेंट होते कि नहीं होते मालूम नहीं है, चेहरे तो अच्छे दिख रहे हैं, बाकी आप अंदर से कैसे आई डोंट नो। ठीक है, तो डिसेंट का मतलब समझ आ गया है ना? तो डिसेंट का मतलब क्या समझोगे? सब जो नाइस होगा, बहुत अच्छा होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, जिसको सोसाइटी क्या करती है, इज्जत देती है, उसको डिसेंट पर्सन कहते हैं। क्लियर है? और एक होता है डिसेंट, डी, देखो एस लग गया यहाँ पे, एस लगा कि नहीं लगा, उसका मतलब होता है ढलान टाइप का। आपने झूला कभी देखा है वैसा टाइप का, पत्थर का बना हुआ, और उसको ढलान कहते हो कि नहीं कहते हो, उसको कहते हैं डिसेंट। कहीं देखो गार्डन वार्डन में लिखा रहेगा डिसेंट, इसका मतलब क्या समझना, ढलान टाइप का है। ठीक है ना? यानी फिजिक्स में बहुत जगह पे टॉपिक पे आएगा डिसेंट, ठीक है ना? तो उस पर देख लें ढलान। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मतलब गिरता हुआ मोशन, मोशन मतलब गति, जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है ना? टॉप टू बॉटम, टॉप मतलब क्या होता है ऊपर, TOP टॉप मतलब ऊपर से, और बॉटम का BOTTOM बॉटम मतलब होता है निचला स्तर। ठीक है ना? दोनों में अंतर है, टॉप और बॉटम। ठीक है? एक होता है डिसेंट, DISSENT। ये डिसेंट का मतलब होता है मतभेद करना, डिफरेंस करना। डिफरेंस मतलब अंतर कर देना, होता ना, कभी देखो सोसाइटी में होता है ऐसा, उसको कहते हैं डिसेंट करना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कभी कभी देखोगे अपना राय और मशवरा जब देते हो तो अलग अलग आता है ना मतभेद, कि इनका ये राय है, इनका ये विचार है, ये है, तो उसको क्या कहोगे, डिसेंट कहोगे। समझ पा रही कि ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे भी गाँव में या कहीं जाओगे सोसाइटी में, तो हर लोगों का मतलब ओपिनियन तो मिलता नहीं है, तो जब ओपिनियन ना मिले, अलग अलग ओपिनियन होने लगे, तो क्या करना, डिसेंट करना। समझ पा रही कि नहीं पा रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए, मुझे उम्मीद है डिसेंट और डिसेंट में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़न वर्ब पेयर चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिजीज़। डिजीज़ मतलब होता है बीमारी, एलिमेंट और इलनेस। इलनेस समझते हो, जिसको इल मतलब बीमार होता है, इलनेस मतलब समझना बीमार, डिजीज़ होता है। एक होता है डिजीज़, डिजीज़ मतलब होता है डेथ, मृत्यु। जैसे होता है ना, व्यक्ति चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वहाँ पे एक फॉर्म भरते हो ना, डिजीज़ होता है कि चले गए भाई, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट के लिए होता है ना, नेम ऑफ डिजीज़। इसका मतलब क्या समझोगे, मृत्यु होने वाले का नाम बताइए। जो डिजीज़ ऐसा लिखा होता है, एक होता है डिजीज़ ऐसा। क्लियर है? दोनों में अंतर है, इसको कर लेना। और इसका एक बार टेस्ट भी ले लेंगे, कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर का बताएंगे। जैसे एक लिखा रहेगा, इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ये बताइए इनमें से कौन, विच वन ऑफ द उसका लिखा रहेगा डॉट 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 इज़ करेक्ट। समझ पा रहे? इनमें से कौन सही है, कौन सा गलत है, विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ रॉन्ग, इस तरह से ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, उसको कर लीजिएगा। चलिए, अब एक होता है डिजीज़ हो गया, एक होता है डिस्क्रीट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो मैं पेयर ही लगा दूँ। पेयर ऐसे लगाओगे कि एक बार में ये ग्रुप है,
चलो ठीक है ना, एक बार में क्या है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो चलो अब डिजीज़ हो गया। डिस्क्रीट मतलब होता है सचेत, ताकि किसी को व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुँचे। आप कभी कभी देखोगे अपने शब्द को उस जगह पे इस्तेमाल या अच्छे से करते हो ताकि कभी भी किसी को अपनी भाषा से चोट ना पहुँचे, तो उस मोमेंट को आप क्या कहोगे, डिस्क्रीट कहोगे। समझ पा रहे? ताकि अपनी भाषा से या सचेत रहना, अलर्ट रहना जिसको कहते हो कि अलर्ट होना, जब ताकि आप किसी भाषा को बोल रहे हो, समझ पा रहे, तो उसका किसी पे असर ना हो, गलत प्रभाव ना पड़े, उस मोमेंट को उसके लिए क्या कहेंगे, सचेत कहेंगे। एक इसी से रिलेट होता है जिसको आप अलर्ट रहते हो ना पहले से, कि कोई घटना न जाओ, अलर्ट रहो। समझ पा रहे? तो उसको क्या कहेंगे, अलर्ट। यानी घटना से बचने के लिए, तो कोई दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए क्या लगाते हो, अलर्ट लगाते हो। तो कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो, तो उसको क्या कहोगे आप, डिस्क्रीट कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ पा रही कि ना, वो कहते हैं डिस्क्रीट। जैसे मैं कहूँ अलर्ट हो जाओ, अलर्ट मतलब समझ जाओ कि कोई दुर्घटना होने वाला भाई, उससे बचने के लिए कह रहे हैं सर अलर्ट हो जाओ। हम कहें डिस्क्रीट मतलब आपको बता रहा हूँ कि कोई शब्द ऐसा मत बोलना इस बीच में जिसकी वजह से कहीं मतलब कम्युनिटी को, समाज को दुख पहुँचे, तो उसको क्या करना, डिस्क्रीट रहना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आओ, एक होता है डिस्क्रीट। देखो दोनों में फ़र्क है, एक है REET वाला है, एक है RETE वाला है। समझ पा रहे? आगे चल के कैरियर पढ़ते हैं तो उसमें देखोगे डिफरेंस आता है, देखो आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रीट में फ़र्क है। इसका मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना। पृथक मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। देखो सेपरेट या डिस्टिंक्ट करना, डिस्टिंक्ट का मतलब भी वही होता है, मतलब अलग अलग करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे आपने बोर्ड में देखोगे, जब 12th में जाओगे तो बोर्ड में देखोगे 75 प्लस मार्क ले आओगे या मिनिमम 70 ले आओगे, तो डिस्टिंक्शन लिखा होता है। डिस्टिंक्शन मतलब होता है इनकी सोच बाकी लोगों से अलग है इस सब्जेक्ट में। समझ पा रहे? ये मतलब वहाँ पे दिखाएगा, डी लगा हुआ देखोगे। जैसे ही 75 पास करोगे तो वहाँ सब्जेक्ट के सामने में डी लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप समझ जाना कि ये डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है, और डिस्टिंक्शन मतलब होता है इनकी विचार, इनकी थिंकिंग इस सब्जेक्ट में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। समझ पा रहे? वो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये मसला डी, हाँ तुम तो डी है, डी मतलब डुप्लीकेट कागल है। समझ में आ गया ऐसा नहीं है ना? तो ये डी मतलब क्या समझा, यही डिस्टिंक्ट से बना है। डिस्टिंक्शन मतलब होता है, डिस्टिंक्शन टी इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा। समझ पा रहे? इनका मतलब ये अलग है सब लोगों से, इनकी थिंकिंग इस सब्जेक्ट में कुछ अलग दिखाई देता है। ये बातें अब मुझे उम्मीद है कि डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में फ़र्क है, बिल्कुल अंतर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल, जिस पे आप विश्वास कर पाओ। इसको क्या कहोगे, क्रेडिबल। इसका मतलब होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल, जिस पे ट्रस्टवर्दी कहते हो, ट्रस्ट के लायक हो, मतलब क्या हो, विश्वास के लायक हो। एक होता है क्रेडुलस बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले। कई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कोई पर्सन आपके सामने रोने गाने लगा तो आप तुरंत बिलीव कर लेते हो सच में बहुत परेशान व्यक्ति है। आप बड़े बड़े शहर में जाओगे तो कई ऐसे लोग का धंधा बन जाता है कि आपके सामने आएंगे, रोएंगे, आएंगे, कुछ पैसे 200-500 लेंगे और चल देंगे। समझ पा रहे? मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ पा रहे? मतलब रोने गाने लगे कि मेरी वाइफ मतलब एक्सीडेंट हो गया बाहर में, मुझे हेल्प कर दीजिए। मैं गया नया था मुंबई में, मैंने दे दिया। जब मैं घर पे आया तो मैंने ये कहानी बताई तो घर वाले बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कई लोग होते हैं। और बाद में उसने क्या कहा, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूँगा। मैंने 3-4 हज़ार से हेल्प किया था उस टाइम में। तो मैंने बोला कि आप मैं वापस कर दूंगा पुणे में जाके। पुणे समझ रहे हो, वो पास में ही डिस्ट्रिक्ट है। जैसे यहाँ पटना गया कैसे, ऐसे मुंबई से पुणे है, तो आप वहाँ बोला कि जल्दी से वापस कर देंगे। मैंने सोचा कि भाई वो है, वापस कर देंगे, ईमानदार व्यक्ति होगा। मैंने दे दिया, नंबर उसने दिया, बोला कॉल कीजिए। हाँ तो मैच हो गया, मैं जाने के बाद वापस कर दूंगा। आज तक वो गया तो गया, दोबारा उसका मोबाइल लगा ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो ऐसा होता है। तो इसी को कहते हैं क्रेडुलस मतलब जो जल्दी से बिलीव कर लेता है किसी भी इंसान पे। समझ पा रहे? जबकि जो मैच्योर होते हैं, जो मतलब बहुत अच्छे मतलब थिंकर होते हैं या थिंकिंग करते हैं, किसी पे विचार करके वो डिसीजन लेते हैं, वो क्रेडुलस कभी नहीं होंगे। भले ही जितना गाले रोले, पहले उसको समझेंगे बातें, उसके बाद ही उस पर डिसीजन लेंगे ताकि उसकी हेल्प कर पाएँ। नहीं तो कई लोग हैं, जैसे आप जाओ और तुरंत कह दो कि ये वो हो गया है, तो तुरंत पुलिस एक्शन नहीं लेती, पहले वेरिफिकेशन करती है। जैसे आप एसपी को कॉल कर दो अभी कि ऐसा घटना हो गया है डेटा के अंदर, तो तुरंत थोड़ी पहुँच जाएगी चलो भाई। समझ पा रहे? वो पहले थाना को कॉल कर देगी कि देखो वहाँ हुआ है कि नहीं ऐसा घटना। समझ पा रहे? वेरिफिकेशन का क्या आपकी बातों को तुरंत वो बिलीव करता है? कभी नहीं, उसका वेरिफिकेशन करता है, हर चीज़ को जवाब देना पड़ता है। तो जो लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर भी, तो उसको क्या कहोगे, क्रेडुलस पर्सन, जो आसानी से विश्वास कर लेता हो। समझ पा रहे? आप लोग भी, कई लोग क्रेडुलस होंगे, उम्मीद तो है। अगर होंगे तो इस बातों को भी अलर्ट रहना है। अलर्ट मतलब समझना,
हाँ, और नहीं तो फिर डिस्क्रीट याद रखना। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, भाषा ऐसा बोलना जिससे समाज पे लोगों को दुख ना हो, उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। उससे सावधान करने के लिए वो बातें को लिए होता है, और जो अलर्ट होता है मतलब घटना से बचने के लिए होता है। अब देखिए, एक होता है क्रेडुलस हो गया, क्रेडिबल हो गया है, और करियर। एक होता है करियर। करियर मतलब होता है पेशा, जिसको आप प्रोफेशन कहते हो अपना। मालूम चला कई लोगों का ड्रीम होता है जो मतलब उनका ही जो मतलब होता है ना प्रोफेशन, कभी कभी उनका काम होता है ना, कभी कभी उनकी हॉबी ही प्रोफेशन बन जाती है। प्रोफेशन मतलब करियर बन जाती है। जैसे मालूम चला आपका है मतलब हॉबी है कि मैं क्रिकेट खेलूँ और आप क्रिकेटर बन जाएं, तो इसमें मतलब आपका हॉबी ही क्या बन गया, आपका करियर बन गया, आपका प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशन मतलब आपका काम बन गया, पेशा बन गया। बहुत कम लोग इस दुनिया में होते हैं। बात समझ, ये मत समझना कि दुनिया का हर लोग का हॉबी ही काम बन जाए। जैसे शाहरुख खान है, उसका मतलब क्या था, हॉबी था एक्टिंग करना, अब उसका करियर ही बन गया। किस्मत वाले लोग होते हैं। और देखो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन मतलब रिचेस्ट मतलब इसमें एक्टर में उनका भी टॉप 2-3 पे आता रहता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये हो तो इंडिया का नाम है। और हिंदी फिल्म को ले जाने वाले वर्ल्ड तक यही शाहरुख खान ही है, कोई और हीरो नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये भी मतलब क्या है, सौभाग्य की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है। इसीलिए आप देखोगे दुनिया में हर जगह एक हीरो का नाम होता है इंडिया का, वो है शाहरुख खान। किसी और का हो या ना हो, ये बातें हैं। और हर जगह उसका मतलब पहचान भी है, गल्फ से लेकर बड़े बड़े कंट्री तक। ये बातें ध्यान रखना है। तो ये करियर का मतलब समझ में आ गया, पेशा जिसको आप प्रोफेशन कहते हो, समझ, आपका काम। और जो आपका हॉबी होता है, हॉबी का मतलब होता है फ्री टाइम में वो काम करना आपको मज़ा मस्ती के लिए, और वही कभी कभी क्या बन जाता है, आपका करियर बनता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। अब आप लोग भी कुछ आपका हॉबी होगा, शायद आपका ही हॉबी फ्री टाइम में जो एंजॉय करते हो वही आपका काम बन जाए, तब तो बहुत मज़ा आएगा, होगा ना। ऐसा उम्मीदें कम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत उम्मीदें कम हैं। कई लोग का मतलब ऐसा होता है। एक होता है करियर। देखो कैरियर और करियर में फ़र्क है। ये है करियर, एक होता है कैरियर। कैरी मतलब होता है ढोना। कैरी मतलब क्या होता है, ढोना। कैरी मतलब क्या होगा, ढोना, CARRY। कैरी मतलब क्या होता है, ढोना। और मतलब देखोगे, जैसे मैं कहूँ प्रीच, प्रीच का मतलब क्या होता है, धर्म का प्रचार करना। और एक होता है इसी में बनता है प्रीचर, CHER करके। प्रीचर मतलब क्या होता है, धर्म का प्रचार करने वाला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो ER लगा दिया आपने तो नॉन बन गया, ये पहले वर्ब था, अब ये बदले पर क्या है, कैरी मतलब क्या होता है, ढोना। इसका मतलब क्या है, वर्ब है। और इसमें आपको नॉन बनाना है तो कुछ नहीं करना, CARR तो रखना है, Y को I में बदलना, उसके बाद ER जोड़ देना। तो इसका मतलब होता है ढोने वाला, जो सामान ढोने वाला हो, लगेज ढोने वाला, कोई भी वस्तु हो, जैसे आप गाड़ी हो, वैन हो, उसको क्या कर सकते हो आप, कैरियर कह सकते हो। और ये क्या है, करियर, ठीक है ना। इसको हिंदी में देखो कैरियर ऐसे लिखते हैं, कैरियर, ठीक है ना, क्या लिखते हो, कैरियर। और इसका जब हिंदी आप लिखने जाओगे तो इसका मतलब होता है करियर, सीधा सीधा ऐसा वाला करियर। क्लियर है, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप देखो करियर इसको पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, कैरियर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कई लोग समझ नहीं पाते तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम कर देते हैं, लेकिन जिस का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अलग है, इस बात को ध्यान रखें, कर लेना। करियर और कैरियर में फ़र्क है कि नहीं, बहुत फ़र्क है। कैरियर मतलब होता है सामान ढोने वाला गाड़ी, समझ पा रही है, या कोई भी वस्तु जो सामान ले जाने के लायक हो, उसको क्या कहोगे, करियर कह सकते, हाँ करियर कह सकते हो। ये कैसे आया, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये नॉन है। और आगे देखोगे दैट विच कैरीज, जो मतलब ढोता है। और कोर्स थ्रू लाइफ मतलब जो ज़िंदगी का एक काम बन जाता है, उसे वो क्या कहते हो आप, करियर कहते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो ये बिलीवेबल हो गया, टू रेडी टू बी बिलीव, टू रेडी टू बिलीव इसका था। क्रेडुलस का जो मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बिलीव करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है किसी पे, इंसान पे भी, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे, क्रेडुलस। मुझे उम्मीद है यहाँ से यहाँ तक आते तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है, आगे बताओ। एक होता है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है बनाना, मेकअप द होल, मतलब किसी चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना, क्रिएट करना, उसको क्या कहोगे, कंपोज कहेंगे। जैसे आपने पोएम देखा होगा तो पोएम एंड तक शुरू करते हो तो उसके एंडिंग में देखोगे करते हैं, तब उसका मीनिंग निकलता है। ऐसे अधूरा छोड़ के नहीं जाता। तो जिस चीज़ की शुरुआत होती है, एंड होती है लिखावट में, उसको आप कंपोजिंग करना। हाँ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और इस कंपोज का मतलब होता है बनाना, मेकअप द होल, हर चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से, ताकि अब भावनाएं फीलिंग उसमें बस पाए, उसको कहते हैं कंपोज करना। और देखो कंप्राइज मतलब होता है से बना हुआ, किसी चीज़ से कंसिस्ट ऑफ कहते हैं। मालूम चला, देखोगे कॉपी कैसे बनता है भाई, पेज से बनता है, समझ पा रहे हैं। तो क्या कहोगे, दिस कॉपी कंसिस्ट ऑफ या कंसिस्टेड ऑफ 300 पेजेस, या आप इस कहते हो दिस बुक इज कंप्राइजेज ऑफ, ऐसा कह सकते हो। समझ पा रहे कि यह बुक कंप्राइजेज ऑफ क्या है, पेजेस, पेज से बना हुआ बुक है। तो जिससे जो बना होता है उसको क्या कहोगे आप, कंप्राइज कहेंगे। क्लियर है, कंप्राइज। इसमें भी देखो कंसिस्ट ऑफ उसे कहते हैं। सर कंसिस्ट मतलब किसी चीज़ से बना हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है।
अब देखिए ये हो गया। अब देखो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। आप इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि आपके काम का नहीं रहा, आप समझ गए हो। इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको भी हटा देता हूँ। चलिए अब देखिए इस बातों को मैं समझा देता हूँ। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट देखो PLI आया हुआ है यहाँ पे, एक आया है PLE आया, बस थोड़ा सा फ़र्क है ना, बाकी सब सेम है। देखिए कॉम्प्लीमेंट में I है और यहाँ क्या है, E है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए कंप्लीट आप कैसे लिखते हो, कंप्लीट PLET लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसका मतलब होता है पूरा करना, होता है ना, पूरा करना, कंप्लीट कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना, होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी शब्द का यूज़ किया जाए तो उसको क्या कहोगे, पूरक कहते हैं, उसको लिए क्या कहोगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखोगे कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ़ करना किसी के लिए, ठीक है ना, LI वाला, जैसे लाइफ में होता ना तारीफ़, तो LI जब आए तो इससे मतलब लाइफ में क्या होगा, तारीफ़, तो इससे याद रखना कॉम्प्लीमेंट LI रहा तो तारीफ़ वाला केस है, और PLE रहा तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अधूरा उसको पूरा करना। समझ पा रहा, अभी एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहला पॉइंट समझ में आ गया कि किसी तारीफ़ करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे, और किसी को पूरा करेंगे, अधूरा है उसको पूरा करेंगे तो PLE वाला लिखेंगे। पक्का समझ में आ गया। अब देखिए कुछ अंतर नहीं है। आ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, एडमायरेशन वाला क्या समझोगे, प्रशंसा, जिसका मतलब होता है प्रेज, प्रेज आप समझते हो, तारीफ़, उसे वो कहते हैं, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके से यूज़ होगा। चलिए मैं सेंटेंस लेके समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको तो हटा दूँ, पहले से आप कॉपी किए हुई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे तो पूरा ही हटा देना है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लेके आप कंप्लीट कर लें। देखिए आप कॉम्प्लीमेंट, ये तो समझ में आ गया, सीधा सीधा तारीफ़ है, किसी का प्रेज़ है, और यहाँ पे आओ कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैं कहूँ राजू, उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉमा, राजू तो पद से चल गया, ठीक है ना। द टीचर ऑफ दिस क्लास, द टीचर ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इज कमिंग हेयर, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो मैं बात किसी कर रहा हूँ, राजू की कर रहा हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ, जो मैंने लाइन लगाया उसको हटा दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, राजू इज कमिंग हेयर, राजू यहाँ आ रहा है। मैंने राजू को और एलिब्रेट किया है, देखो क्या है कि नहीं, राजू के बारे में और बताया है, एक्स्ट्रा बातें, समझ पा रहे कि नहीं। बताओ किसके बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो राजू पहले अधूरा था, क्या है, राजू इज कमिंग है, तो पता नहीं चल रहा था कि भाई राजू स्टूडेंट है कि टीचर है, राजू दोनों में हो सकता है, समझ पा रही है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो बताओ इसको एक्स्ट्रा बातें देकर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, समझ पा रही, यानी पूरा नहीं था ये। राजू कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है नाम, या हो सकता है यहाँ का टीचर हो सकता है। तो मायने क्या क्या है, द टीचर ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास का क्या है, शिक्षक है, तो इसको क्या कहोगे, सब्जेक्ट तो ये है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड देकर उसको कंप्लीट करना, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, समझ पा रहे। हाँ इसको हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सही रहता है, लेकिन थोड़ी अधूरी बातें इसको मतलब लगाने से पूरी बातें हो जाती है, समझ में ज़्यादा आता है कि वो है क्या। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, यही होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरा करना। राजू क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में आगे चल के और भी पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका यूज़ दो तरीके से होता है, एक नॉन के तरीके से भी होता है, किसके तरीके से, नॉन के तरीके से होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्ब के तरीके से होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, दो तरीके से इसका यूज़ होगा। पहले लिखा हुआ है नॉन, नॉन का मतलब क्या समझोगे, संज्ञा, और वर्ब का मतलब क्या समझोगे, मतलब विशेषण नहीं, उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, एक्शन वर्ब की तरह, ठीक है ना। ऐड टू, देखो अगर वर्ब की तरह यूज़ होगा तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐड टू समथिंग, यानी किसी चीज़ में जोड़ना, इन अ वे, इस तरह से, दैट इट इम्प्रूव, जैसे वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ होगा, मतलब किसी चीज़ में जोड़ना और उसको सुधारने के लिए आप क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, नॉन का मतलब होगा अ थिंग्स दैट कंप्लीट्स और इम्प्रूव्स, इसका मतलब होगा है किसी चीज़ को पूरा करना जो अधूरा हो, उसके लिए क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। ये नॉन की तरह यूज़ होगा, नॉन फ्रेज पूरा है। समझ पा रहे, क्योंकि बात कर रहे, इसकी बात कर रहे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नॉन की तरह यूज़ कर सकते हो ये कॉम्प्लीमेंट को, और अब तो इसको हटा देता हूँ फिलहाल,
कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आयो, हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट है, ठीक है ना। चलिए आगे चल के हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज भी पढ़ेंगे। तो जो नॉन के बारे में बात करते हैं उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है ना। और ये मतलब नॉन की तरह फंक्शन भी करता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, चलो कर लेता हूँ, ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहूँ कि आपका जो मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट इज़ नेसेसरी, चलो ऐसा कर लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट इज़ नेसेसरी, कॉम्प्लीमेंट इज़ नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या समझो, ज़रूरी है, यानी किसी चीज़ को अधूरा है उसको पूरा करना क्या होता है, ज़रूरी। तो ये बताओ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसको क्या कहोगे, नॉन कहोगे। ऐसे ये फ्रेज किसका बात कर रहा है, ये मतलब राजू के बारे में कर रहा है, नॉन के बारे में बात कर, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन ये मतलब नॉन की तरह कैसे फंक्शन करेगा, जब ये सब्जेक्ट की तरह आएगा तब करेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ये नॉन अब होगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, पेशा नहीं समझे, आपका काम समझते हो। जैसे मालूम चला आपके पिता डॉक्टर हो गए पढ़ लिख कर, तो उन्होंने आप एक काम पकड़ लिया कि मतलब मरीज़ आएगा, मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा, उससे पैसे लूँगा। एक ज़रिया काम करने का जिससे इनकम हो, जो काम आप करते हो। मतभेद मतलब होता है डिफरेंस पैदा करना, अपना अपना ओपिनियन होता है ना, राय मशवरा, और उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए, तो मतभेद करते हैं। शब्द सब मतलब होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब समझो शराफत, सब, हाँ समझ जाना, वही सब है, पढ़े लिखे हैं, मतलब कोई भी दिक्कत की बात नहीं, ऐसा होता है। हाँ आप अपने तरफ से ले सकते हो, आप अपने पिता को ले सकते हो, किसी टीचर को ले सकते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर है। और कोई डाउट है, डाउट तो ऐसे है नहीं ना, और किसी को है कुछ पूछना उसका नहीं ना। अब देखो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको समझा दूँ, आप सिर्फ कॉपी तक रखो, हमेशा थोड़ी थोड़ी सी बात मतलब याद कर करके एक बड़ा साम्राज्य एक दिन खड़ा होगा। एक आध महीने में बहुत सारी बातें सीखोगे, कब, जब यही चीज़ जब से ज्वाइन करो तब से आप सीरियस हो जाओ। ये मत समझना कि आज 2 दिन हुआ, 4 दिन, 10 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ, कब कोई सीरियस मतलब होता है गंभीर होना, मतलब उस चीज़ को लेकर सचेत रहना। सीरियस ही तो कहते हैं उसको, और मतलब नहीं आप पेन को कहते हैं क्या बोल देंगे, तो कहना है पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कलम। अब सब इंग्लिश में क्या होता है, पेन को पेन बोलते हैं, ऐसा होता है, मुझे तो नहीं मालूम था, तो गधा वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा पापा को क्या बोलते हैं, तो फादर, तो फादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर ही ना होगा। इस तरह से बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन करो तो कैसे होगा, है ना। बॉय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो वही है, व्हाट इज़ योर नेम, तो बैगन हो गया। व्हाट इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट, आलू। बेवकूफ़ लोग। चलिए और कोई दिक्कत है। अब आते हैं मेन टॉपिक पास्ट एंड डिफरेंट पे, लिखेगा यूज़ ऑफ पास्ट एंड डिफरेंट है। कल प्रेजेंट परफेक्ट तो हो चुका था, आज हम लोग पढ़ेंगे वही। चलिए हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट। लिखेगा यूज नंबर 1, इट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट, इट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट। ये इज़ यूज्ड मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड, डी लगाना, USED, यूज्ड ऐसे लिखना, हाँ। इट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट, इसका मतलब होता है भूतकाल के हैबिट, आदत को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट एंड डिफरेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे यूज़ होता है। यूज नंबर 1 हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, यूज नंबर 1 किसका, पास्ट एंड डिफरेंट का, पास्ट एंड डिफरेंट का, पास्ट एंड डिफरेंट, है ना। तो यूज नंबर 1 में आपने क्या देखा, इट इज़ क्या लिखवाए थे, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू शो, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, टू शो मतलब दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट मतलब अभी बताए थे हैबिट, समझ पा रहे कि नहीं, या कस्टम भी लिख सकते हो आप, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, लेकिन हैबिट का ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई पर्सन का कुछ आदत होता है ना, तो उसको दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट एंड डिफरेंट का यूज़ करते हैं। देखो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यूज़ टू का यूज़ करेंगे। पहले क्या पढ़ोगे, यूज़ टू, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यूज़ ऑफ यूज़ टू, यूज़ टू का प्रयोग ही पास्ट एंड डिफरेंट को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, वह पढ़ाता था, वह पढ़ाता था, ठीक है ना, और मैं करूँ वह प्यार करता था, वह प्यार करता था, वह प्यार करता था, ठीक है, दोनों सेंटेंस लिखा है ना। चलो अब देखोगे, एक है कि वह पढ़ाता था, पढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, टीच, तो वह क्या लगा, वही ही के बाद क्या लगाओगे, यूज टू,
सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, डायरेक्ट यूज टू, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, पढ़ाने के लिए क्या लगाओगे, टीच, ही यूज टू टीच। ये सेंटेंस हो गया सही। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया वह प्यार करता था, तो आपको क्या लगेंगे, ही, उसके बाद क्या लगा दोगे, यूज टू लव, यही तो होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ता था, तो ही यूज टू स्टडी, समझ पा रहे, ही यूज टू रीड लिखेंगे। यूज टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जब जाओगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, यूज्ड टू होगा, उसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे, मॉडल है ये, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन पास्ट हैबिट दिखाने के लिए स्पेशली यूज टू का यूज़ करोगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हो, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैसा भी हो सभी के साथ यूज टू लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप लिखोगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इन बातों को फिलहाल छोड़ देते हैं, कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सही है। फिलहाल मैं 2-3 ट्रांसलेशन करा लेता हूँ, फिर मैं एंड में बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत। आपको लग रहा होगा दोनों सही है, समझ पा रहे कि नहीं बात, लेकिन डीपली की बात करेंगे तो कौन सा सही कौन सा गलत उस पर आएंगे। फिलहाल ये मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक होता है एक्शन वर्ब, एक क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब का मतलब वो होता है जो काम आप करोगे ना, एक्शन, जैसे चलना फिरना खाना पीना, ये सब आपको दिखाई देगा, तो इसको क्या कहोगे, एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब उसको कहेंगे जो दिखाई नहीं देगा लेकिन होता है, जैसे प्यार करना, नफरत करना, समझ पा रहे कि नहीं पड़े, फील मतलब एहसास होना, या क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन ऑटोमेटिक आप समझ जाते हो कि एक्शन है ये, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उस चीज़ों को क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब समझ में आ गया है? बताओ, मैं कहूँ कि आप लिख रहे हो तो एक्शन वर्ब है, मैं कहूँ आप प्यार कर रहे हो तो क्या होगा, नॉन एक्शन वर्ब। आप महसूस कर रहे हो, नॉन एक्शन वर्ब। समझ, आप सूंघ रहे हो, नॉन एक्शन वर्ब होगा, समझ पा रहे। अब देखिए यहाँ पे एक्शन नॉन एक्शन वर्ब समझ आ गया। देखो जब भी एक्शन वर्ब ही होगा तो हमेशा यूज टू का आप क्या कर लोगे, यूज़ कर लोगे, क्लियर है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब होगा तो यूज टू का यूज़ आप नहीं करोगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। देखना, ध्यान देना। अभी यहाँ पे मैं कुछ ट्रांसलेशन कराता हूँ, फिर उस वर्ब उस सेंटेंस पे आऊँगा। मैं बोलूँ वह बात करता था, वह बात करता था, बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, वह बात करता था, वह के लिए क्या लगाओगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, यूज्ड टू, यही ना होगा, ही यूज्ड टू, उसके बाद क्या लगेगा, बात करने का क्या होगा, टॉक। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस मैं दूंगा, बन जाएगा, मैं लिखता था, मैं छोटा छोटा सेंटेंस ले रहा हूँ, मैं लिखता था, क्या बनेगा, आई यूज्ड टू, यही ना लिखोगे, आई यूज्ड टू, उसके बाद क्या लिखोगे, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए ये एक्शन वर्ब है कि नहीं, ये भी एक्शन वर्ब है ना, टॉक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, लेकिन मैं बोलूँ ऐसा प्रतीत होता था, सीम, मैं कहूँ लव, मैं कहूँ हेट, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। तो इन सभी का यूज़ आप पास्ट इंडेफिनिट में तो करते हो। जैसे मैं बोलूँ ऐसा मुझे लगता था, ऐसा मुझे लगता था, तो लगने के लिए क्या लगाते हैं, सीम लगाते हैं। तो इसका जब ट्रांसलेशन करोगे तो आप क्या कहोगे, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, सीम लगाएंगे, नहीं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था, तो लगने के लिए क्या लगाते हैं, सीम। इसका सेंटेंस सही करने के लिए आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, यानी नॉन एक्शन वर्ब है। तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे, आई सीम्ड, क्या लगाओगे, आई सीम्ड, समझ पाए। मुझे ऐसा लगता था, जैसे मुझे ऐसा लगता है तो आई सीम लगाओगे, उसे ऐसा लगता है ही सीम्स लगाओगे। याद है आपको, SEE सीम का मतलब क्या होता है, लगना। तो मुझे ऐसा लगता था तो नॉन एक्शन वर्ब है, इसीलिए क्या लगाओगे, डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे। अब देखो फिर से अलग एग्जाम्पल, देखो फिर से पढ़ो। देखो एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब उसको कहते हैं जो मतलब काम करोगे ना तो दिखाई देगा, जैसे आपका लिखना है, आपका मतलब होता है ना, बात करना है, ये सब क्या होगा, आपको पढ़ाना है, ये सब एक्शन वर्ब है। मैं कहूँ नॉन एक्शन वर्ब उसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। बातें समझ पा रहे नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, तो उसको कहेंगे नॉन एक्शन। जैसे प्यार करना है, हेट करना है, सीम मतलब लगना है, समझ, एहसास होना है, जैसे फील होता है, क्या होगा, हो गया फील होता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, FEEL, फील मतलब क्या होता है, एहसास करना। ऐसे केस में क्या हो गया, नॉन एक्शन वर्ब है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, जब भी आपको कहें कि मतलब पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करो, कहाँ पे होगा कहाँ पे यूज नहीं होगा, तो यूज़ टू का यूज़ पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ लगाओगे, नॉन एक्शन वर्ब के साथ आप नहीं लगाओगे, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लोगे तो ये पता चल जाएगा तथा तिथि। इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन में कई जगह पे दिखाई देता है आपको, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन जब जाओगे तो वहाँ पे दिखता है ना तथा तिथि, लेकिन वहाँ पे एलिब्रेशन कब होगा, कैसे होगा, वो टीचर नहीं बता पाता। लेकिन क्यों नहीं, अभी मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। जब तथा तिथि का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, कौन से वर्ब के साथ, नॉन एक्शन वर्ब के साथ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और जबकि एक्शन वर्ब होगा और रिपीटेड एक्शन होगा पास्ट में,
समझ पा रहे हो, उसके हैबिट को रिपीट करेगा। तो यूज टू का यूज़ कीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ नहीं करना। फिर से बताओ, मैं प्यार करता था, मैं प्यार करता था, इसका मतलब जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैं प्यार करता था, आई यूज टू लव लिखोगे, वो सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत होगा। इसको क्या करोगे, मैं प्यार करता था, आई लव्ड, सर मैं उससे प्यार करता, आई लव्ड हर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगता था, आई सीम्ड, समझ पा रहे, उसे ऐसा लगता था, ही सीम्ड, हाँ ही यूज टू लव, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत होता है, लेकिन स्पीकिंग में लोग एक्सेप्ट कर लेते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, ऊपर वाला ही सही है। ये बातें कब होता है, जब आप कई इंटरनेशनल लोगों को देखोगे तब उन्होंने नॉन एक्शन वर्ब के साथ यूज टू का यूज़ नहीं किया है, हमेशा किसका यूज़ किया, पास्ट इंडिफिनिट का। हाँ, ये सेंटेंस है, मुझको ये काम करना पसंद था, तो क्या लिखोगे वहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे, आई वाज, उसके बाद क्या कहोगे, यूज्ड टू, आई वाज यूज्ड टू, उसके बाद वहाँ पे चलेगा लाइकिंग वाला केस। वहाँ पे लाइकिंग मतलब क्या समझना, वहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, समझ पा रहा, आई यूज टू लाइकिंग दिस, आई यूज टू सॉरी डूइंग, आई यूज टू, क्या हिंदी क्या बनाए, हम लोग को ऐसा मुझको ये काम करना पसंद था। हाँ, तो आई लाइक्ड हो जाएगा, आई लाइक टू डू दिस वर्क, पसंद था, आई लाइक टू डू दिस वर्क होगा, सीधा सीधा, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, समझ में आया, मुझे ये काम करना पसंद था, आई लाइक्ड, मुझे पसंद था, ठीक है ना, क्या करना, टू डू दिस वर्क, इस काम को करना। समझ पा रहे, चलिए और वहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे, आई लाइक डूइंग दिस वर्क भी होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना, दोनों में क्या अंतर है, क्लियर। चलो पहले बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना, क्लियर है। आप सेंटेंस में लिखवाता हूँ, जल्दी से करो, इन बातों को पहले उतार लेना, ये वाला फिलहाल इसको मत उतारना, फिलहाल इसको उतारिए, इसका नेगेटिव बनवाते हैं। मुझे लगता था, ठीक है, इसका सेंटेंस ये सही है। आराम से कीजिए, ये वाला फिलहाल रुक जाइएगा, अलग से सेंटेंस लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब देखो, स्पीकिंग के लिहाज से क्या करना है, हो सकता है नॉन एक्शन वर्ब के साथ ग्रामर में क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ करना, लेकिन स्पीकिंग में दोनों को एक्सेप्ट करके चल देते हैं। समझ पा रहे, जब आप कहीं लेक्चर दे रहे हो या स्पीकिंग कर रहे हो तब उसको आप कर लोगे, लेकिन बेहतर माना जाता है कि आप नॉन एक्शन वर्ब के साथ यूज टू का यूज़ ना करके डायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट लगाएं तो बेहतर होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का ना। अब इसका नेगेटिव बनाना है, किसका, इसी का। तो नेगेटिव कितने नंबर पे नोट लगाते हैं, तीसरे नंबर पे। तो यानी फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होगा यूज्ड, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यानी नॉट से पहले लगा लेना, यानी टू से पहले नॉट लगा लेना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी मैं बोलूँ वह बात नहीं करता था, वह बात नहीं करता था, बन जाएगा कहाँ पे आएगा, ही यूज्ड नॉट हो जाएगा। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से दोनों सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए। जल्दी करो, दोनों सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए। चलो नेगेटिव के लिए भी दो बातें लिख ही लीजिएगा इसके साथ, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। दूसरा नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट यूज्ड प्लस नॉट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। दोनों सही है बाबू,
नेगेटिव बनाने के लिए 2 तरीका है इसका, ठीक है ना। डिड नॉट यूज टू कर लेना, यहाँ से डी हट जाना, क्योंकि पास्ट दिखा देना, ये भी हो जाएगा। दूसरा ये भी सही है, ठीक है ना। जल्दी से बनाइए। इसका मतलब वह बात नहीं करता था, 2 तरीके से बनेगा। ही डिड नॉट यूज टू टॉक, दूसरा होगा ही यूज्ड नॉट टू टॉक। बोथ आर करेक्ट। समझ पा रहे? पक्का ना? चलिए, यानी आप खुद बताइए, जब इंट्रोगेटिव बनाने जाओगे इसका, इंटेरोगेटिव क्या बनाओगे? इंटेरोगेटिव, तो पक्का मुझे उम्मीद है इसका भी जब नेगेटिव 2 तरीके से है, तो बताइए इंट्रोगेटिव भी कितना तरीका बनेगा? 2 तरीका। खुद से बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब निकाल लेना। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर, सब्जेक्ट अंदर, इसका यूज्ड बाहर, सब्जेक्ट अंदर। करो, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। इसी का लेना है एग्जाम्पल, ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं लेना। पक्का इसका फिर अलग से करवा देते हैं नॉन एक्शन वर्ब का, ठीक है। हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लीजिए। अब कैसे बनेगा मालूम है? इंट्रोगेटिव प्लस में क्या जोड़ लेना है? यहाँ पे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और मुझे उम्मीद है कि ये तो और इजी है ना। तो आप कहाँ पे नॉट जोड़ोगे बताओ? यानी पहले क्या लिखोगे? डिड होगा, प्लस में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे? नॉट। प्लस में क्या आएगा? यूज टू होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, है ना। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हो सकता है आप यूज्ड बाहर ले लिए होंगे, प्लस में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे? नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नहीं बनेगा। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या बनाए थे? वह बात नहीं करता था, है ना। ही डिड नॉट यूज टू टॉक, या ऐसे लिखे होंगे ही यूज्ड नॉट टू टॉक। दूसरा, इसमें जो इंट्रोगेटिव में इसका हिंदी क्या बनेगा? क्या वह बात करता था? तो क्या बनेगा? डिड ही, क्या वह बात नहीं करता था? डिड ही नॉट यूज टू टॉक हो जाएगा। क्या वह यहाँ पे लिख लो, क्या मैं नहीं लिखता था? डिड आई नॉट यूज टू राइट। अगर इस पे बनाना तब कैसे बनेगा? क्या वह बात नहीं करता था? यूज्ड ही नॉट टू राइट हो जाएगा। समझ पा रहे? और ऐसा होगा, क्या मैं नहीं लिखता था, तो यूज्ड आई नॉट टू राइट हो जाएगा। पक्का? इसको कॉपी कर लीजिए और एग्जाम्पल वही दोनों ले लीजिए, ठीक है। चलो छोटा सा कहानी आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद एंड करूँगा। अच्छा वाला, एकदम अच्छा वाला है। ऐसा है कि आप काम के इंसान बन जाएंगे ज़रूर। नहीं, डिप्रेशन में जाने क्या है। WH पॉजिटिव WH नेगेटिव बना लीजिए, ठीक है ना। WH पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, वही 2 फार्मूला लगाना होगा ना। यानी WH पॉजिटिव जब बनाने जाओगे तो WH पॉजिटिव कैसे बनता मालूम है ना? कुछ नहीं, WH फैमिली में ही इंट्रोगेटिव का फार्मूला जोड़ते हो, और इंट्रोगेटिव का फार्मूला तो मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा, है ना। इंट्रोगेटिव कैसे बनता होगा? यानी WH पहले रखते थे, इसका इंट्रोगेटिव भी 2 तरीके से, याद है आपको? इंट्रोगेटिव 2 तरीके से बनता है। पहले क्या बनाओगे? यूज्ड प्लस क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, याद है आपको? प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या बनाए थे? याद करो, डिड प्लस क्या था? सब्जेक्ट। फिर क्या बना था? याद करो, यूज टू, है ना। प्लस में क्या लगाए थे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। लास्ट में क्या लगाए थे? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। वह वहाँ क्यों जाया करता था? वह वहाँ क्यों जाया करता था? ये आप बना के दिखाइए। वह वहाँ क्यों जाया करता था? क्यों जाया करता था, बनाइए इसको। वेयर नहीं, वाई ना होगा, लोग तो और है। अब 2 तरीके से बनेगा। वाई यूज्ड ही टू गो देयर। दूसरा होगा वाई डिड ही यूज टू गो देयर। समझ रहे? बोथ आर करेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसका WH नेगेटिव आप खुद से बना लोगे। चलिए अब इस पर थोड़ा सा सेंटेंस ले लेता हूँ, उसके बाद आपका
आज के लिए छुट्टी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है नहीं, चलो ठीक है, सीखने को तो मिलता है ना, जल्दीबाजी में रहेंगे तो छूट ना जाए, ठीक है। हाँ हाँ, कल छुट्टी रहेगा, कल संडे, मंडे से फिर आपका क्लास होगा थोड़ा। हाँ लेकिन पिछला पूरा प्रीवियस जितना पढ़ाई हुआ इस हफ्ते में कंप्लीट करके आइए। ठीक है, हो गया डन। कुछ बातें जो एक्स्ट्रा इसी के रिलेटेड हटा दूँ। देखिए दो बातें ध्यान रखना, ये तो बना ही लोगे, WH नेगेटिव कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी वहाँ क्यों नहीं जाया करता था, तो वाई यूज्ड ही नॉट टू गो देयर हो जाएगा, और वाई डिड ही नॉट यूज्ड टू गो देयर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका नेगेटिव बनेगा। क्लियर। अब आइए यहाँ पे देखो, देखो पास्ट इंडेफिनिट और यूज्ड टू में थोड़ा फ़र्क है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, यानी सीधा सीधा मैं V2 लिख लूँ और वर्सेस क्या लिखूँ, पास्ट इंडेफिनिट समझ जाना, वर्सेस क्या लिखूँ, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है ना, दोनों बराबर नहीं होता। क्लियर है। लेकिन स्पीकिंग में लगभग बराबर मान के चलते हैं। किसमें खाली नॉन एक्शन वर्ब है। देखो मैं कहूँ आई रोट, इसका मतलब क्या होगा, मैंने लिखा, मैंने लिखा। बताओ इसका मतलब है वन टाइम एक्शन की बात है कि नहीं है, वन टाइम एक्शन हुआ ख़त्म, बोलो एक ही बार कार्य न हुआ है। अगर मैं रिपीट एक्शन को दिखाऊं, रिपीट समझ में आ रहा है, रिपीट मतलब दोहराना, दोहराना समझ रहे हो, दोबारा करने की बात हो तब क्या लगाओगे, जैसे मैं लिखा करता था तो आई उसके बाद क्या लगाओगे, यूज टू उसके बाद क्या लिखोगे, राइट लिखेंगे, तब क्या होगा, मैं लिखा करता था, मैं लिखता था या मैं लिखा करता था, लिखता था या लिखा करता था, बात बराबर है। यानी जब एक्शन वर्ब होगा और एक टाइम होने वाली बात हो कि मैंने एक बार किया, जैसे मैंने लिखा तो आई रोट पास्ट इंडेफिनिट में लिखना, और एक्शन वर्ब को रिपीट करके दिखाना पास्ट हैबिट में, तो उसको यूज टू से प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ देखिए, यूज टू कब लगाओगे, कब, नॉन एक्शन वर्ब के साथ। आई लव्ड, इसका मतलब क्या होगा, क्या ऐसा कहोगे मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, ऐसा हो सकता है कि बस एक ही बार करोगे ख़त्म, थोड़ा सा वो मोमेंट आया चल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, आप लोग मतलब भावनाओं में मत आ जाइए ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको वन टाइम एक्शन में नहीं लेते। क्या वन टाइम एक्शन में आप लोग हैं, वन टाइम एक्शन में नहीं ले सकते, जिसको होता है बाबू वही जानता है, वो रिपीट करता है ये एक्शन को, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो इसीलिए इसको वन टाइम एक्शन में नहीं लेते, रिपीटेड एक्शन में लेते। और रिपीटेड एक्शन में यूज टू का तो यूज नहीं करोगे, यूज टू का यूज़ आप नहीं करोगे, क्यों, नॉन एक्शन वर्ब है ही नहीं, समझ पा रहे, इसलिए मजबूरी में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका मतलब निकालते हैं, मैंने प्यार किया, ऐसा नहीं निकालेंगे, मैं प्यार करता था, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये मीनिंग निकालना है। क्लियर है। हाँ देखो, लेकिन स्पीकिंग में मैं बार बोल रहा हूँ, ये ग्रामर में ऐसे ही सिखाता है, ग्रामर जो है प्योर ग्रामर ऐसे सिखाता है, इसको मैंने प्यार किया ना लिख कर आप ऐसा ट्रांसलेट करें, मैं प्यार करता था, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है, प्योर मतलब शुद्ध रूप से एकदम पक्का इस टाइप से, हाँ ठीक है ना, कोई भी उसमें क्या हो, मिली भगत ना हो, उसको कहते प्योर, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, हाँ ठीक है। अब चलो ये बातें हो गई, चलो दो तीन सेंटेंस देंगे तो बनेगा, है ना। मेरे पिता को लगता था, क्या बनेगा, मेरे पिता को लगता था, इसका ट्रांसलेशन बताओ कौन सा सही होगा। जैसे मैं लिखूं माई फादर, यही नहीं लिखेंगे, मेरे पिता को लगता था, यूज्ड टू ऐसा लिख लें, यूज्ड टू उसके बाद कहेंगे सीम, हाँ, या ऐसा लिखें माई फादर सीम्ड, कौन सा लिखना बेहतर होगा, माई फादर सीम्ड। लेकिन एक बात बताऊं, कोई स्पीकिंग में बहुत जगह पे इसको एक्सेप्टेंस करते हैं, लेकिन ग्रामर में एक्सेप्टेंस नहीं होता। जब आपको बोर्ड में ट्रांसलेट करने के लिए आए तो आप बेहतर है ऊपर वाला, नीचे वाला लिखें, ऊपर वाला बोर्ड आ जाएगा, क्या टेंशन है, कभी कभी समझ पा रहे, नहीं आएगा तो मालूम हो रहा है। चलो ये बातें ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं नफरत करता था, क्या लिखोगे, आई हेटेड,
आई यूज़ टू हेट कहना स्पीकिंग में ठीक होगा, लेकिन वहाँ ट्रांसलेट करना बेहतर नहीं माना जाता। जैसे अब हो गया फील, मैं एहसास करता था, मैं महसूस करता था, मुझे ऐसा लगता था, तो क्या लगाओगे आई, उसके बाद यूज़ टू फील लिख रहे हैं। यूज़ टू फील स्पीकिंग में ठीक है, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करोगे बोर्ड मॉडल में तो आज सीधा सीधा आई फेल्ट लिखना, मैं महसूस करता था, ये मतलब हो जाएगा सीधा। ऑनर होता हो सर, ठीक है ठीक है। हाँ है पनकना, कच्ची पनकना, इरिटेट कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत तो बात नहीं है। आप देखो सुनो, इसको उतारोगे कैसे, सुनो इसको एक मिनट, इसको उतारोगे कैसे, ये वन टाइम एक्शन की बात है। रिपीटेड एक्शन के लिए क्या लगाओगे, रिपीटेड एक्शन के लिए आप क्या लगाओगे, यूज टू लगाना है, ये लिखना है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। फिर ये सेंटेंस गलत होगा, हिंदी निकालना, इसका सेंटेंस का हिंदी क्या लिखोगे, मैं प्यार करता था, ऐसा लिख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेना, इसको क्या लिखना है, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। चलिए आई यूज टू सिम एकदम नहीं होता, ठीक है ना, मुझे लगता था आई यूज टू सिम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये ओल्ड मीनिंग है। एक तरफ से ऐसे कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एक तरफ से इसको ऐसे कॉपी कर लेना, कट फिट जैसे किया है वैसे कर लेना, ठीक है। यूजलेस, बेकार। इरिटेट, इरिटेट, इरिटेशन इससे आता है चिड़ापन। हाँ भोकलाने का मतलब तुम ही बताओ किस टाइप का, भोकला गया, क्या मतलब भोकला गया, भोकला का मतलब पागल हो गया, तो गोन मैड होगा, ही हैज़ गोन मैड। भोकला गया तो आई डोंट नो यार, मैं हिंदी अगर उसका मतलब निकालोगे तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, है ना। अलबला गया है, पगला गया, ही मतलब होगा, तो ही हैज़ गोन मैड हो जाएगा, वहाँ पे वह पागल हो चुका है, भोकला गया वो मतलब आएगा। तो ठीक है, भाषा है भाई, हर क्षेत्र में अलग अलग मीनिंग हो जाता है, तो अगर तुम मुझे बता दोगे कि ये है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मतलब बताओ मुझे बुकलाने का, तो बुकलाने का मतलब अगर है कि वो पागल हो गया तो ही हैज़ गोन मैड ही हो जाएगा। हाँ वहाँ पे गो का मतलब जाना मत समझ जाना, गो का मतलब वहाँ पे होना, होना। हाँ गो का मतलब होना भी होता है। हाँ अच्छा ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो थोड़ा सा। Do it fast, nobody will comment on. कमेंट का हिंदी का किस टिप्पणी, टिप्पणी व्यंग करना होता है ना। हाँ कमेंट होता है, व्यंग करना किसी पे, टिप्पणी करना, अपनी बातों को बताना सीधा सीधा। हाँ टिप्पणी मारना, टिप्पणी समझते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हटा दो, गो वर्सेस यूज टू। देखिए ध्यान रखना है इसका, देखो ही हैज़ गोन मैड, इसका मतलब क्या होगा, वह पागल हो चुका, वह पागल हो गया, भोकला गया, जिसको आप बोल रहे थे ना वही होगा। देखो गोन का मतलब क्या होता है, गो मैड मतलब होता है पागल होना, गो मैड मतलब क्या होता है, गो मैड, इसका मतलब क्या होगा, पागल होना। यहाँ पे पागल जाना नहीं कह सकते, ये मतलब ट्रांसलेशन मतलब गो मतलब जाना होता है, तो मैड का मतलब क्या हो जाएगा, पागल जाना। जब तो आप इंग्लिश सीख गए फिर ऐसा नहीं होता, समझ पा रहे कि नहीं, गो मैड मतलब होता है पागल होना, तो यहाँ पे गोन मैड ही लिखेंगे, समझ पा रहे, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब का हर तरफ से मीनिंग बदलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। कहीं ऐसे वर्ब है, होता है कि नहीं होता, कहीं आपको वर्ब पढ़ाई भी था, दो दो तीन तीन मीनिंग आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आज तो इतने ही लिखेंगे, यूज़ टू का यूज़ अभी ख़त्म नहीं हो, कई जगह पे यूज़ होता है, तो उसको कंप्लीट करके ही चलेंगे, ठीक है। वी विल मीट यू टुमारो, ठीक है। हाँ कहानी भूल गए जी, कहानी सुनेगा, चलो चलो कल ही सुन लेना, जाने।